मैं धीरेन्द्र सिंह टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा सुप्रभात। जिस प्रकार से मैं संस्कृत का एक टॉपिक लेके आ रहा था, पिछली वीडियो मैंने संस्कृत के कवियों के माता पिता का नाम बताया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे ले चलते हुए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, और वो है संस्कृत कवियों की उपाधियां और उपनाम। संस्कृत कवियों की जो उपाधियां हैं, संस्कृत कवियों के जो उपनाम हैं, वो आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग कॉपी पेन लेकर के और एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे। किस कवि को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस प्रकार से वाल्मीकि कवि जो है, वाल्मीकि कवि को आदि कवि कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछे कि आदि कवि किसे कहा जाता है, तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। उसी तरह कृष्णद्वैपायन को व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन को व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। कालिदास को दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट नामों से जाना जाता है। अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट को पंचबाणस्तु बाणः, वाणस्तु पंचाननः, कविता कानन केसरी, वस्यवाणी चक्रवर्ती, गद्य सम्राट, वाणी वाणो वभू, कविता कामनी कौतुक, तुरंग बाण, गद्दम कवि नाम निक्सम वदंती, वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणः कविनामिः चक्रवर्ती, महानमम भुजंगः आदि नामों से बाणभट्ट को जाना जाता है। जयदेव को पीयूष वर्ष कहते हैं, कवींद्र कहते हैं, वाणी का विलास भी कहते हैं। और असमर निस्यंदम मधुर जयदेव को ही कहा जाता है। त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए विश्वनाथ को संधि विग्राहक, कविराज, अष्टादभाषा वार विलासिनी, और जगन्नाथ को कहा जाता है पंडित राज कहा जाता है। भारवी को आतपत्र और दामोदर नाम से जाना जाता है। माघ कवि को घंटा माघ कहा जाता है, और इन्हीं माघ कवि को कहते हैं त्रयोगुणः। माघ कवि में 3 गुण विद्यमान है। भवभूति
भवभीत को श्रीकंठ, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भवभीत को श्रीकंठ, पद वाक्य प्रज्ञाणज्ञ, पद वाक्य प्रज्ञाणज्ञ, श्रीकंठ पद लाक्षण, श्रीपद लाक्षण, उम्बेक या उदंबर भी कहा जाता है, वस्य वाक्य कहा जाता है भवभूति को, भवभूति को परिण प्रज्ञ भी कहा जाता है, शिखरणी कवि भी भवभूति को ही कहा जाता है। आचार्य मम्मट को वाग देवतावतार, वाग देवतावतार मम्मट को कहते हैं। राजानक भी मम्मट को कहते हैं। जो कश्मीरी विद्वान होते हैं, कश्मीरी विद्वान को राजानक कहा जाता है, ये उपाधि उनको दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि राजानक किसे कहा जाता है, तो कश्मीरी विद्वानों को राजानक कहा जाता है। और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य मम्मट। आनंदवर्धन, आनंदवर्धक को ही राजानक कहा जाता है। ध्वनि प्रस्थापकाचार्य, ध्वनि प्रस्थापकाचार्य आनंदवर्धन को। कुंतक को राजानक कहा जाता है। रूयक, रूयक को राजानक कहा जाता है। और क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र को जन कवि कहा जाता है। क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के हैं, आप पढ़े होंगे, और क्षेमेंद्र को जन कवि कहा जाता है। इस प्रकार से इस संस्कृत के अति महत्वपूर्ण जो कवि हैं और उनकी जो उपाधि है उसके उपनाम है, इस प्रकार से है। दो चार और हैं, उनको भी आप लोग लिख लें कॉपी पेन लेकर के सभी लोग, और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि मैं जो आपको मटेरियल दे रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% कहता हूं कि अगर किसी संस्कृत कवि की उपाधि पूछा, उसका उपनाम पूछा, तो यहीं से आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, क्योंकि मुझे भी बड़ी मेहनत लगती है। मैं भी छांट छांट के कहीं से किताबों से इकट्ठा करके फिर आप तक भेजने का प्रयास करता हूं। तो और बहुत से कवि हैं, कुछ हैं कवि और उनके उपाधि जो है, उपाधि या उपनाम, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। और जैसे कवि है भास, भास कवि है, भास कवि 17 कवियों को मैं बताया था। भास कवि को भी कविता कामनी हास, कविता कामनी हास, भास कवि को कविता कामनी हास और भासोहासः, 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 और इनको अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। तो भास को कविता कामनीहास, भासोहासः और अग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला कवि है अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष को आर्य, आर्य भदंत, आर्य भदंत, आर्य भदंत और बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। ये अश्वघोष, अश्वघोष को आर्य भदंत, बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कवि है मुरारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा मुरारी। मुरारी कवि को वाल्मीकि,
बाल वाल्मीकि, बाल वाल्मीकि बाल वाल्मीकि और महाकवि भी कहा जाता है। महाकवि, ये मुरारी जो कवि हैं, मुरारी को बाल वाल्मीकि और महाकवि, ये दो नामों से जाना जाता है। और इसके बाद और कवि हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का आपने नाम सुना होगा। जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं ध्यान दें, आपसे कभी क्वेश्चन करें कि कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र, हेमचंद्र। इसके बाद अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जो है, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त को लोचनकार, अभिनव गुप्त को लोचनकार कहा जाता है। अभिनव गुप्त को लोचनकार कहा जाता है। और इसके बाद और भी कवि हैं राजशेखर, आपने नाम सुना होगा राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर कवि को यायावर कहा जाता है। यायावर, यायावर का मतलब क्या होता है? जब कोई, यायावर को मुसाफिर कह सकते हैं, राहगीर कह सकते हैं। मुसाफिर जो मतलब कह लो जो इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है, उसे यायावर कहा जाता है। जैसे बादल है, बादल को भी यायावर कहा जाता है, क्योंकि बादल आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो राजशेखर को यायावर कहा जाता है। अभिनव गुप्त को लोचनकार कहा जाता है। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। और इसी कड़ी में वात्स्यायन, वात्स्यायन, वात्स्यायन कवि है। वात्स्यायन कवि को मल्लनाग, मल्लनाग कहा जाता है। मल्लनाग, वात्स्यायन कवि को मल्लनाग कहा जाता है। इसके बाद और भी कुछ कवि हैं। अगर कोई छात्र छात्रा टीजीटी पीजीटी संस्कृत से दे रहा होगा, फॉर्म भरा होगा, क्योंकि कुछ छात्र हिंदी और संस्कृत दोनों से भर देते हैं और दोनों की परीक्षाएं अलग अलग डेट में होती हैं, तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संस्कृत के लिए भी, और जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। बस संस्कृत से जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा और ज्यादा गहन अध्ययन करना होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो संस्कृत का सिलेबस है वो पूरा है नहीं, कुछ कवि है। लेकिन जो संस्कृत सब्जेक्ट से दे रहे हैं उनके लिए तो सारा पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। तो कोशिश है कि काफी इसमें उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो संस्कृत से, जो भी छात्र छात्राएं दे रहे होंगे परीक्षा। विद्यापति, विद्यापति एक कवि है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि विद्यापति में रचना, विद्यापति की एक रचना है पदावली। तो पदावली जो रचना है, उस पदावली की रचना की वजह से इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि उसमें उसने मैथिली भाषा का उसने प्रयोग किया है। इसके बाद अगला कवि है पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि को शेषनाग कहते हैं। शेषनाग, शेषनाग, फणिभृत,
फणिभ्रत भी कहते हैं। फणिभ्रत, नागनाथ, नागनाथ भगवान, भगवान भी कहा जाता है। पतंजलि को शेषनाग, फणिभ्रत, नागनाथ भगवान भी कहा जाता है। इसी कड़ी में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एक कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को राजा भी कहा जाता है, कवींद्र भी कहा जाता है, कवींद्र कहा जाता है। और इन्हें श्री गृहर्ष, गृहर्ष कहा जाता है। इसी कविता का हर्ष, कविता का हर्ष, ये नामों से जाना जाता है। हर्षवर्धन को राजा, कवींद्र, गृहर्ष, कविता का हर्ष आदि नामों से जाना जाता है। अगला कवि है जयदेव। जयदेव, ये जयदेव कवि जो इन्हें जानते हैं कविराज, कवि, कविराज राज, ये नाम से जाना जाता है। जयदेव को कवि राज राज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से संस्कृत के ये अति महत्वपूर्ण कवि, उनके उपनाम, उनकी उपाधियां आप लोग बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेकर के लिख लेंगे और पढ़ लेंगे। संस्कृत से तैयारी करने वाले बच्चे, छात्र छात्राएं और जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो आप लोग अपनी तैयारी से अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे और अच्छे से तैयारी अपना करते रहें, जिससे माँ सरस्वती आपको, जो आप परीक्षा में 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा संपन्न होने जा रही है, 20 और 21 जून को पीजीटी की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। अभी तक जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में गैपिंग होती थी वो बहुत खींच के 1 हफ्ते की गैपिंग हुआ करती थी। इस बार आप लोगों को 1 महीने का पूरा मौका मिल रहा है। जो भी पीजीटी के छात्र हैं, जो एमए किए होंगे हिंदी सब्जेक्ट से या संस्कृत सब्जेक्ट से, तो उन्हें 1 महीने का और मौका मिलेगा। तैयारी तो दोनों को सेम है, सिलेबस सेम होता है, बस अंतर ये होता है क्वेश्चन को उतार चढ़ाव होता है। टीजीटी में क्वेश्चन लो और पीजीटी में हाई होते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि टीजीटी में क्वेश्चन लो होते हैं, हाई होते हैं, और पीजीटी में लो होते हैं, क्योंकि पीजीटी में आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, उसमें भी कुछ बच्चों को छटने के चांस होते हैं, इसलिए लो कर देता है। लेकिन पीजीटी में आपको एक ही परीक्षा, टीजीटी में एक ही परीक्षा आपको देनी है। बहुत ध्यान से पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। अब पीजीटी के छात्रों को ये कहना चाहता हूं कि 1 मंथली और टीजीटी के बाद मौका मिल जाएगा, और जो भी थोड़ा टीजीटी से हट के सिलेबस है, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है हिंदी में, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। 1 महीने का मौका मिलेगा अच्छे से, जिससे आपका इस सिलेक्शन ना रुके। पूरी कोशिश करिए, इस बार माँ सरस्वती आपको सफलता प्रदान करें, आप अच्छी जगह पहुंच जाएं और अपनी जिंदगी को खुशियों से जिए। तो तैयारी इस प्रकार से करिएगा। बहुत से बच्चे हैं 15 साल 20 साल से तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, किसी कारणवश, कहते हैं किस्मत का भी खेल होता है। पहले तो कर्म होता है, पूर्व कर्मम तदनंतरम फलम, पहले कर्म होता है फिर फल मिलता है। इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, इंसान के बस में सिर्फ कर्म है। फल क्या मिलेगा वो उसे नहीं पता है।
तो लेकिन आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, तो ईश्वर आपको उसका परिणाम जरूर देगा, आज नहीं तो कल। पर हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। नदियां हिमालय से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं, उतर करके समतल भूमि में और बह करके अथवा समुद्र से मिलती हैं। एक दिन आपका भी, आपकी जो मंजिल है वो मिलेगी, अगर आपसे लगन से लगे होंगे, सच्चाई से ईमानदारी से अपना अध्ययन अपनी स्टडी कर रहे होंगे, निश्चित ही आपको ईश्वर सफलता देगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे दो तीन कंपटीशन बैठते हैं, एक कंपटीशन बैठते हैं, हार मान लेते हैं, घर बैठ जाते हैं। बहुत से बच्चे कई एग्जाम में बैठे और हार नहीं मानते कि मैं इसे ले करके रहूंगा। और कभी ये मान के चलिए, कभी ये मत सोचा करिए कि कम सीटें आ रही हैं। आप मान के चलिए कि हमको एक सीट चाहिए, बस एक सीट, एक सीट चाहिए, इतना दिमाग में बैठा करके चलिए। अगर सोचा 4000 सीटें हैं, 2000 सीटें, कम सीटें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, निश्चित है। लेकिन मान के चलिए मुझे एक सीट चाहिए, हे परमात्मा मुझे एक सीट चाहिए, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, मुझे ऐसी ज्ञान देना कि मुझे सफलता मिल जाए। और आप इतना लेबर करिए, इतना मेहनत करिए, समय से उठना, समय से जागना, तब आप अच्छे लगन से मेहनत करेंगे। माने ये नहीं रखता आप कितना मेहनत, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, माने ये नहीं रखता। बहुत से बच्चे होते कहते मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं पाता। एक बच्चा कहता मैं 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, सिलेक्शन मिल गया। माने ये नहीं रखता कितना, कितने घंटे आप पढ़ते हैं, माने ये रखता है कि आप कितना पढ़े हैं। कितने घंटे पढ़े ये माने नहीं रखता, आप कितने घंटे में कितना पढ़े हैं माने ये रखता है। अब किताब खोले हैं, भटक रहा है, मन भटक रहा है, निमंत्रण में टहल रहा है, यहां वहां टहल रहा है, सगाई में टहल रहा है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आप कम समय के लिए किताब खोले, लेकिन अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए। आप बिल्कुल अर्जुन बन जाइए, क्योंकि मुझे मछली की आंख में तीर मारना है, बस और कुछ मत दिखाइए, क्योंकि आप जो देखेंगे वही दिखाई देगा। निश्चित है आप, आपकी तैयारी का टारगेट, आपकी तैयारी है, आपका टारगेट है कि 2025 में मुझे जॉब ले लेनी है, अर्जुन बनना है, निश्चित मिलेगा। जैसे आपको कोई चीजें हैं प्रकृति में है, कहीं बाहर है कोई चीजें, वहां लाल कलर का, लाल कलर हो, नीला कलर हो, पीला कलर हो, कई कलर हो, कई रंग हो, अगर उनसे कहा जाए हरे रंग आप देखिए, तो आप जो हरा वहां देखेंगे, हरा हरा रंग देखेंगे कि हरा रंग कहाँ है, हरा रंग कहाँ है, तो उसके बगल में लाल भी रहेगा, काला भी रहेगा, नीला भी रहेगा, लेकिन आप हरा रंग ही देखेंगे, आपको और कोई रंग दिखाई नहीं देगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं आपको वही दिखेगा, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। अन्यथा तो वहां कई कलर हैं, लेकिन सभी में आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि आपको कहा गया आपको हरा रंग देखना है कि हरा रंग कितनी जगह है, तो आपने अपना ध्यान केंद्रित किया हरे रंग पर, और किसी रंग पर केंद्रित नहीं किया, और रंग का ध्यान नहीं कौन कहां पे है और कितनी जगह है, देखिए हरे रंग को आपने कैलकुलेट कर लिया, काउंटिंग कर लिया कितनी जगह हरे रंग है, तो अपने ध्यान को पढ़ाई में उसी तरह केंद्रित करना है। हम कर्म कर सकते हैं, फल मिलना या न मिलना तो माँ सरस्वती के हाथ में है, बीणा वादनी के हाथ में है। मेहनत करिए, बहुत से बच्चे इतना मेहनत करते हैं कि किसान के बच्चे हैं, मैं देख रहा हूं कि 20 साल से 25 साल से यहाँ आ करके तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करके किस प्रकार से कितना संघर्ष कर रहे हैं, और कितना संघर्ष करने के बाद देखिए वो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, अगर बचा तो माँ बाप को भी भेज देते हैं। बस ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बात मानिए। कुछ लोग तो मेरी बात को हंसी मजाक ले रहे होंगे, सीरियसली जो ऐसा बच्चा लगा हुआ 20-25 साल से इलाहाबाद में, कानपुर में, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में रह रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बात मानिए, बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल जो उन्हें 6-6 घंटे उनसे क्लास दी जाती है इंटर पढ़ाने के लिए, और उन्हें 5000, 6000, 8000 वेतन दिया जा रहा है,
बेचारे 5,000 का रूम ले रहे हैं, 8,000 वेतन पा रहे हैं। इस महंगाई में क्या सब्जी लाएंगे, क्या नमक लाएंगे, क्या मसाला लाएंगे, साबुन लाएंगे, तेल लाएंगे, किताबें लाएंगे, कि फार्म भरेंगे 8,000 रुपए में, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बेचारे लगे हुए हैं। और अगर उन बेचारों का थोड़ा वेतन बढ़ता है तो प्राइवेट संस्थाएं निकाल के बाहर कर देती हैं। इतने हम 2 टीचर रख लेंगे। तो प्राइवेट की ये दशा हो गई है। कोई सम्मान देने वाला नहीं है, कोई इज्जत देने वाला नहीं है। ऐसे बुरी नजर से देखते हैं गवर्नमेंट अप्लाई, यहाँ तक जो प्राइमरी का टीचर है वो भी, अगर आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर है किसी प्राइवेट संस्था में, तो आपको बड़ी बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। वो ऐसा देखते, आप उससे कह दीजिए मैं प्राइवेट टीचर हूं, तो जानते हैं ऐसा आपको देखेंगे, ऐसा लगता है कि आप कोई कांड करके आ रहे हैं, आप कोई बड़ा खराब काम करके आ रहे हैं, आप ऐसा लगता है कुछ लूट के आ रहे हैं। इस हेय दृष्टि से, इस बुरी नजर से आपको देखते हैं। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना होगा, ट्यूशन पढ़ाना होगा, कोचिंग पढ़ाना होगा, कंपटीशन की तैयारी कराना होगा, तो वही गवर्नमेंट अप्लाई प्राइवेट शिक्षक के पास ही भेजता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन नजरिया उनका दूसरा है, क्योंकि कम वेतन पाते हैं। तो खैर ये अलग बात है, कम वेतन पाना या ज्यादा पाना, ये तो प्रकृति का नियम है, कोई कम पाएगा कोई ज्यादा पाएगा। माने ये रखता है कितनी ईमानदारी से आप पढ़ाते हैं। 8,000 वाला शिक्षक, 5,000 पाने वाला शिक्षक, 10,000 पाने वाले शिक्षक जो ज्ञान बच्चों को दे देता है, वो 60,000 पाने वाला शिक्षक वो इतना ज्ञान नहीं दे सकता, अनह देता है। इसीलिए उन्हें भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट टीचर के, शिक्षक के पास ही भेजते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं जो ऐसा है, कर रहा है। तो ईश्वर करे, सब कोई चाहता है कि समय जैसे जैसे बीतता जाता है, प्राइवेट संस्थाएं 50 साल 55 साल के बाद आपको बाहर कर देंगी, क्योंकि आपका अनुभव बोलेगा, आप वेतन ज़्यादा मांगेंगे तो दे नहीं पाएंगे, और यही कहेंगे कितने में हम 2-3 टीचर रख लेंगे। तो इसलिए अपने आने वाले समय के बुढ़ापे के लिए, कहने का मतलब एक सहारे के लिए बहुत जॉब जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है। खास तौर जब बीमारी आ जाती, घर में आप लेट जाते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई संस्था आपको 1 रुपए देने वाली नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं देगी। कोरोना में बहुत से लोग सीख गए होंगे, क्योंकि जो 15 साल 10 साल से तैयारी कर रहा होगा, वो बच्चा प्राइवेट कहीं जो शिक्षक की तैयारी कर रहा होगा, टीजीटी पीजीटी की, और निश्चित ही ज्यादातर जो घर से खर्चा नहीं पाता होगा, निश्चित ही कहीं ट्यूशन और कहीं विद्यालय पढ़ा रहा होगा। तो कोरोना काल में आपने सीखा होगा कि आपको देने वाला था, कोई संस्था तो देती नहीं थी, और अगर देती थी तो आधा वेतन काट के देती थी। बहुत सी संस्थाएं तो बिल्कुल देती ही नहीं थी। क्या रूम का भाड़ा आपका किराएदार मकान मालिक माफ कर देगा? क्या साग सब्जी वाले आपको माफ कर देंगे? क्या आप किताब लेने जाएंगे माफ हो जाएगा, फार्म भरेंगे आप माफ हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन वेतन कट जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा। उस समय हम लोगों को सिखा गया, बता गया कि एक गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं भी यही चीज सीखा। मैं भी एक अध्यापक, मैं भी एक किसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ। उस दिन सीखा, मुझे कुछ बीमारियां हुई, मुझे लीवर में दिक्कत आई, मैं घर में लेट गया, 1.5 साल लेटा रहा। कोई देने वाला नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई, यहाँ तक भाई कोई नहीं। लेकिन मैंने अब सीखा। फिर इसके बाद कोरोना लग गया, विद्यालय बंद हो गए, कोचिंगें बंद हो गई, कहीं से आने का, पैसा आने का कोई रास्ता नहीं, बंद हो गया। ऐसा लगा कि पूरा सामान उठा करके हमें गांव जाना पड़ जाएगा, ये दशा हो गई थी। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा, किसी तरह टिके रहे, टिके रहे। आपके प्रयागराज शहर में संगम नगरी, विद्या की नगरी है, और टिके रहे। धीरे धीरे फिर संभलना शुरू किया। तो मैं भी एक दिन सोचा कि क्यों तैयारी कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी की, तो क्यों ना मैं एक एक टॉपिक मेरे पास लिखा रखा है, पूरी तैयारी है, किसी कारण बस सिलेक्शन रुकता है थोड़ा बहुत, तो मैं एक एक टॉपिक जब तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों बच्चों को क्यों ना दूं, उनका भी भला हो जाए। कि बहुत से बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, बहुत सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि टीचर की वो तैयारी कर रहा है जो घर से निकल नहीं पा रहे होते हैं। और बहुत जिससे माता पिता उसे बाहर खर्चा दे नहीं सकते, अन्यथा उनके पैसा होता तो वो भी बीटेक कर लेते, एमबीबीएस की तैयारी कर लेते, डोनेशन दे करके हो जाते। हम लोग पास इतना नहीं है ना।
हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए अभी तक 15 साल से 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा भाग गए होते गांव में। 2 बीघा का खेत जोतते होते, उसमें कोई फसल कुछ नहीं मिलता। आप सब जानते हैं, समझदार हैं। तो इसलिए कहता हूं कि अपने घर की दशा को देख करके, अपनी दशा को देख के, माहौल को देख करके ये कभी मत घबराइए मत। घबरा तो जाता है दिल मन मेरा भी, लेकिन मैं आपको हिम्मत देता हूँ, घबराइए मत। ईमानदारी से लगे हैं तो बिल्कुल आपको माँ सरस्वती सफलता देगी। मेरी पूरी उम्मीद है। आप जैसे आपके बीच का मैं भी एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हो, वो भी आप मुझे एक दोस्त भी मान सकते हैं। तो इसी तरह हम एक कड़ी में एक एक वीडियो लेके आएंगे, अपनी तैयारी को करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए। कभी कोई कमेंट्स नहीं करता, मुझे बड़ी दुख की बात है कि सर आपकी क्लास खराब है, सर आपकी क्लास अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है। जो भी आपके मन में आए, आपका लगे, कहीं भी आपको मिले कि सर ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, आप ऐसे पढ़ा रहे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब कि टीचर भी बच्चों से ही सीखता है। टीचर सिखाता है और सीखता भी है, सारी उम्र सिखाता है और सीखता है। तो आप भी मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं। आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो हम भी लाइव आने लगेंगे एक स्मार्ट बोर्ड के साथ। किसी तरह से मैनेज करके, इधर उधर व्यवस्थाएं करके। मेरे पास तो है नहीं, आपके जैसे मैं हूँ, लेकिन आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा, आप लोग साथ दिए। आपका साथ ये देना है कि आप पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, आप कमेंट करते रहें, तो मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। मुझ में एक नए जोश जागेगा, मेरे में एक बड़ी नई वीरता आएगी और मैं बड़े जोश, बड़े उत्साह से कार्य को करूँगा। तो इस प्रकार से मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताया। आप मेरे अपने बारे में, मेरे जैसे बहुत से बच्चे होंगे, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें। आप कर ही रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा कहना फ़र्ज़ है, आप करते रहिए। यहीं से मैं आप आज समाप्त करता हूँ और अगला नया वीडियो आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हो जाऊँगा, आपके साथ भेजने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।